तो कुछ साल पहले मतलब करीब शायद 30 साल पहले के आसपास मैंने ये लाओ त्सू की ताओ ते चिंग पढ़ी थी, या तो ओरिजिनल किताब पढ़ी या उसकी व्याख्या पढ़ी। तो बार-बार कहते हैं कि नोबडी बन जाओ, समबडी नहीं, नोबडी बन जाओ। तो उनकी बात पहले तो मुझे समझ नहीं आई, ये बोल क्या रहे हैं? तो सारी दुनिया कहती है समबडी बनो। तो मुझे धीरे-धीरे बात समझ आई कि ये जो डिवोशनल सॉन्ग्स में हम कहते हैं ना कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, बस सब कुछ तू ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। तू दाता, मैं भिखारी, एक एक किसी गाने में आता है, मैं तेरा दास, तू मेरा स्वामी, भजनों में ये कई बार आता है। और दूसरे हिसाब से देखें कि कबीर जी जो कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं। तो ये जो मैं है, इसको कैसे हम अलग रखें? मैं का मतलब अहंकार। तो जब हम समबडी बनने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, वहाँ से तब ज़िंदगी में व्याकुलता और तनाव और कॉम्पिटिशन ये सब शुरू होगा, क्योंकि समबडी बनने के लिए आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। समबडी का मतलब कि आप कुछ हैं, तो कुछ हैं का मापदंड क्या है कि दुनिया जिसको कुछ बोलती है, वो बनना है। तो दुनिया की नज़र महत्वपूर्ण हो गई अब, आपकी नहीं। तो अब आप इस दुनिया का जो नज़रिया है, हमारी जो सभ्यता है, जो सिस्टम्स हैं बाहर के, उनके गुलाम बन गए एक तरह से, क्योंकि आप वहाँ फिट होने की कोशिश कर रहे हैं आप। दुनिया की नज़र में जिसको महत्वपूर्ण मानते हैं, समबडी मतलब महत्वपूर्ण, वो बनने की कोशिश में लग गए आप। तो अब महत्व किस चीज़ से मिलेगा? तो नाम हो, पैसा हो, अ, आपकी आपका दबदबा हो, पावर किसी भी प्रकार की। और उस उस पावर के लिए अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये उल्टी दिशा है। संत लोग कहते हैं ये नहीं है रास्ता। आपको चाहिए तो खुशी ना अंत में, इस रास्ते से आपको दुःख ही दुःख मिलेगा। तो तब बात समझ आई, नोबडी बन जाओ का मतलब अपने अहंकार को एक तरफ रख दो। तो ये बात है मेरे ख़्याल से 2001 या 2002 की। उस दौरान ये बार-बार मुझे याद आने लगा कि यार इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैंने। बाकी एक्सपेरिमेंट्स तो किए, लेकिन मैं हर जगह महत्वपूर्ण ही रहा। तो महत्वपूर्ण रहा तो ये परीक्षा होगी नहीं कि अहंकार कितना है। नोबडी तो रहा ही नहीं कहीं मैं, क्योंकि मैं जब शांति निकेतन जा रहा था उससे पहले मैं लेक्चरर था। तो लोग प्रोफ़ेसर बोलते थे, प्रोफ़ेसर साहब आ गए। तो उसके बाद मैं शांति निकेतन आया, और 2 महीने के अंदर-अंदर वहाँ जो बहुत गणमान्य, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई। तो जो मेरे और स्टूडेंट्स जो दोस्त होते, वो कि यार मेरे को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, बड़ी इच्छा होती है काश इस आदमी से बातचीत होती कभी। तेरी कैसे दोस्ती होगी 2 ही 3 महीने में? तो वहाँ भी मैं रिस्पेक्टेबल बन गया शुरू से। और उसके बाद मैं ऋषि वैली में रहा, तो ऋषि वैली को तो दुनिया का, कुछ लोग कहते हैं द बेस्ट, कुछ कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। और वहाँ जो टीचर है, वो भी मैं इंग्लिश का टीचर था। तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ किया जाए कि मुझे कोई ना जाने, और मैं किसी भी तरीके से महत्वपूर्ण ना माना जाऊँ, ऐसी स्थिति आ जाए, तब मैं अपने को देख सकता हूँ। तो मैं तलाश में था ऐसी कोई स्थिति आए। तो
ये बात है मेरे ख़्याल से हैदराबाद की। हैदराबाद का ये विपश्यना सेंटर, और उन दिनों मैं ध्यान ही कर रहा था। एक सेंटर से दूसरे सेंटर, तो मैंने कहीं से, शायद मैं बैंगलोर में था, मैंने इस सेंटर को फ़ोन किया कि मैं सेवा करूँगा, मैं आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा सेवा में तो आ सकते हो, वैसे ही कोर्स चल रहा है अभी, और लेकिन सेवा का काम तो है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं पहुँच गया वहाँ। जिस दिन मैं पहुँचा उस दिन चौथा दिन था, ये जो 10 डे विपश्यना होता है, और चौथे दिन वो थोड़ा चेंज करते हैं इस कोर्स को। पहले 3 दिन बोलते हैं कि साँस पे फ़ोकस करो, चौथे दिन वो शरीर की बात करते हैं और शरीर में क्या महसूस हो रहा है, संवेदना, तो उसका ध्यान कराते हैं। तो वही चल रहा था। तो जो मैनेजर था कहने लगा कि उसमें बैठ जाओ, आप तो पुराने साधक हो, और ये इस सिटिंग में बैठ जाओ, उसके बाद बात करते हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सिटिंग में बैठा। मैनेजर बहुत पोलाइट, बहुत विनम्र, और तो उन दिनों में मेरे ख्याल से पजामा पहनता था, और तो मेरा हुलिया ऐसा था कि मैनेजर ने पहले ही सोच लिया कि मैं शायद इनमें से हूँ, ये जो लोग जिसको वहाँ मिस्त्री बोलते हैं ना, जैसे पेंटर को भी मिस्त्री बोलते हैं, और ये मेरे ख्याल से उसने पहले ही सोच लिया था, पता नहीं क्यों। तो ख़ैर वो सिटिंग करके मैं आया, तो मैनेजर कहने लगा कि आइए, ले गया डाइनिंग हॉल में, बहुत बड़ा, पुराने ज़माने का। तो उसमें छत तो टिन की थी, और 150-200 लोग खाना खा सकते थे, इतना बड़ा था। तो बीच-बीच में पिल्लर थे उसके ऐसे, पिल्लर थे, और पिल्लर के पैरेलल लकड़ी के बीम्स थे। उस दीवार से भी, इस दीवार से भी, कुछ तो थे पैरेलल और कुछ थे ऐसे तिरछे बीम्स, और वो ऊपर मिलते थे, और बाकी टिन था बीच-बीच में। तो उसने दिखाया, ये कि बहुत पुराने ज़माने की बिल्डिंग है, ये बीम हैं, सब काले पड़ गए। अब मुझे नहीं पता चला तब तक कि ये क्यों दिखा रहा है मुझे। मैंने कहा, "हाँ जी, बिल्डिंग तो बहुत शानदार है।" पेंट है कि सफ़ेद पेंट, 40 किलो। तो मैंने कहा, "अच्छा, तो कि कब करोगे शुरू?" अब मेरे को बात समझ आई, तो मैंने तो कभी पेंट किया ही नहीं था ये वाला। मेरा सिर बड़ी तेज़ी से घूमने लगा, मैं क्या बोलूँ? अचानक मुझे याद आया वो नोबडी वाला। तो मैंने कहा, यार ये मेरे को ये सोच रहा है, ये पेंटिंग वग़ैरह करने वाले, और एक मौका है, और यहाँ मैं थोड़ा जैसा भी करूँ ये कुछ बोल नहीं सकता, अभी पैसा तो मुझे दे नहीं रहे, दिहाड़ी तो दे नहीं रहे, तो ये मैं फ्री में कर रहा हूँ, तो जैसा भी करूँगा। पर मैंने बोला नहीं कि मेरे को ये काम आता नहीं, पर मैं फिर भी कर लूँगा। मैंने कहा, ये खाना लोग यहीं खाएँगे इस बीच? कि हाँ, तो कि आपको जब लोग आने वाले हैं खाने के लिए, उससे 15 मिनट पहले एकदम फर्श को साफ कर देना पड़ेगा। उसपे कोई दाग न रह जाए, और आपके जो वो पेंट के जो डब्बे हैं, वो ना दिखें। तो उन्होंने एक जगह बताई, उस हॉल के एक तरफ ऐसे मुड़ के, तो वो हॉल से वो जगह दिखती नहीं थी कि यहाँ रख सकते हो आप। तो मैंने सोचा कि ये पेंट तो गिरेगा, जब मैं ये करूँगा, पेंट गिरेगा। तो मैंने कहा, अखबार हैं? वो मैंने देखा हुआ था, किसी को देखा होगा मैंने कहीं पेंट करते हुए कि नीचे अगर अखबार है तो अखबार पे गिरेगा। अखबार की बहुत है। फिर मैंने कहा, अखबार खिसकाने वाला भी कोई चाहिए, क्योंकि कितना बिछाएँगे? तो मैंने कहा, एक आदमी कोई मिलेगा जो कि अखबार खिसकाए नीचे? कि अभी तो ये नहीं है। तो चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, मैं कल शुरू करूँगा फिर, आज मैं ज़रा नहा जाता हूँ, काफ़ी दिनों से नहाया नहीं। तो कहने लगा ठीक है। अगली सुबह जब लोग
सुबह का नाश्ता, नाश्ते के बाद जब लोग चले गए, तो नाश्ते के बाद अभी उन्होंने लंच पे आना था, तो बीच में थोड़ा टाइम था। तो मैंने हिसाब लगाया कि इस बीच में कुछ न कुछ काम कर सकता हूँ। तो मैं अखबार वगैरह लाया, अखबार बिछाए और ऊपर गया और पेंट करने लगा। तो पेंट करने लगा तो जो पहला टेस्ट मेरा आया, पहला टेस्ट अभी ये नहीं था, वहाँ जो कुक था वो बहुत गुस्सेबाज़ था, बहुत मुझसे। तो चाय का टाइम आया, तो ये जो काम करने वालों को अतिरिक्त चाय दे देते थे वो। तो मेरा मुँह इधर था तो वो इधर था, काफ़ी दूर नीचे। कुक, जो हेड कुक था वहाँ, ज़ोर से चिल्लाया, "ओ मिस्त्री!" मैंने पीछे देखा, तो मेरी तरफ देख रहा था, तो मैंने उधर देखा कोई और होगा। "उधर क्या देख रहा है?" अच्छा, मैंने कहा मेरे को बोल रहा है। तो एकदम धक हुआ पहले, ये मिस्त्री बोल रहा है और वो भी इतना बदतमीज़ी से। ख़ैर मैं एकदम सँभला, मैंने कहा तो नोबडी है भाई, भूल मत जाना। तो थोड़ा-सा कुछ तो हो रहा था उथल-पुथल, पर बहुत जल्दी वो ठीक हो गया। तो मैं मुड़ा, मैंने कहा आप मेरे को कह रहे थे कि और कौन है यहाँ? तो मैंने कहा बोलिए, कि चाय पीनी है तो उतर नीचे। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे उतरा, तो चाय पी, तो हर बार बाद में तब इतना ज़्यादा ना, धीरे-धीरे वो ज़रा सॉफ्टली भी बोलने लगा कि इसपे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो वो काम मेरे लिए तो बहुत टफ़ था। टफ़ ये था कि मैं घड़ी भी वहाँ एक घड़ी थी उस हॉल में, वो देखता रहता था मैं। तो मैं आधा घंटा पहले काम समेटना शुरू कर देता था। ये जो ब्रश है, उनको साफ-सूफ करना, ये करना, और नीचे से अखबारों को हटाना। फिर वो जो दाग रह जाते थे, वो थिनर है उसको डाल के उसको साफ करना, साफ करने वाला एक कपड़ा होता था। उस पूरी छत को करने में मुझे 31 दिन लगे, 31 दिन लगे। और सारे लोग इसलिए तारीफ़ कर रहे थे कि ये गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ी भी नहीं कर रहा है, इसको पैसे भी नहीं दे रहे हैं। ये कमाल का साधक है, लेकिन ये इसके परिवार का क्या होगा? ये चिंता कुछ-कुछ लोगों को थी। अ, तो एक तो मेरा ये अनुभव बहुत कमाल का रहा। उसके बाद क्या हुआ, जब वो पेंट का काम पूरा हो गया, सबने बड़ी तारीफ़, किसी को ये पता नहीं चला कि ये कोई नया पेंटर है। पेंट गिर जाता था कभी-कभी, बहुत ज़्यादा भी गिर जाता था, पर मैं अखबार के 2-2 लेयर्स बिछा देता था। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ क्या होती थी कि वो बहुत लकड़ी पता नहीं किस ज़माने की, तो उसपे छेद थे और उसके अंदर चींटियाँ रहती थी। तो पहली बार तो क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे छेद है, अब मैंने पेंट कर दिया चारों तरफ, तो पेंट की गंध उनको पसंद नहीं थी, तो भागती थी। अब वो भागें तो वो पेंट पे चिपक जाएँ, चिपक के फिर वो मर जाएँ, उनको छुड़ाना संभव नहीं था। तो एक आध बार तो ऐसा हुआ, फिर मैं समझ गया कि ये जहाँ-जहाँ छेद हैं, वहाँ चींटी हो सकती है। तो मैं पहले ज़रा-सा पेंट लगाऊँ, वेट करूँ, फिर एक चींटी बाहर निकले, मैं देखता था किधर को भाग रही है। तो उधर भागने की जगह उस उनको मिले, उधर भी नहीं करता था मैं पेंट, इधर शुरू कर देता था। और इस बीच वो निकल-निकल के भागती थी, सारी चींटियाँ। जब मैंने देख लिया कि अब नहीं है, काफ़ी देर हो गई, कोई चींटी नहीं निकली, तो शायद सब भाग गए। ये मेरे लिए दूसरी चीज़ थी कि भई ये चींटियों को मारना भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैं इंतज़ार भी नहीं कर सकता, तो तब तक मैं कहाँ पेंट करूँ, ये भी चीज़ थी। और उसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ अब शरीर का तो अपने आप महसूस हो ही रहा था, वहाँ थक भी जाती थी, लेकिन मैं विचारों को देखता था। विचार बहुत आए उस बीच, कि विचारों का फ्लो कम कैसे होगा। तो तब मैं जब धीरे-धीरे मैंने कहा इस पे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो चिंता मत कर, आराम से चल। तब मैं ज़रा बहुत स्लो हो गया। ये मैंने पेंट निकाला, विचार को देख रहा हूँ, पेंट चू रहा है। अब मैंने लगाना शुरू किया, फिर विचार आना शुरू हुआ, मैं ज़रा रुक जाऊँ। ये काफ़ी मैंने किया। ख़ैर 31 दिन के बाद अ, 2 दिन का भी ब्रेक था, उसके बाद फिर दूसरा कैंप होने वाला था, 10 दिन का शिविर। उन 2 दिनों में काफ़ी काम था, ये बेडशीट का और चीज़ों का। एक विपस्सना टीचर थी, और
नाम तो मैं नहीं बताऊँगा और वीडियो देखेगी तो नाराज़ हो जाएगी। तो विपस्सना टीचर थी एक महिला अभी यंग 40 के करीब रही होगी। तो उसने मुझे बुलाया, "ओ मिस्त्री।" तो मैं आ गया, मैंने कहा, "हाँ जी, कहाँ घूम रहे हो? बहुत काम है यहाँ।" तो मैंने कहा, "हाँ जी, बोलिए।" "ये जो गंदी बेडशीट्स है ना, ये जो ये पोटली थी काफ़ी बड़ी, इसको उठा के गुरुजी के बरामदे में रखाओ।" मैंने कहा, "जी, गुरुजी का बरामदा कहाँ होगा?" "अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ?" उसको पता था कि ये पेंटिंग कर रहा था। मैंने कहा, "जी, दिन तो करीब-करीब 31-32 दिन हो गए।" "अच्छा, अभी तक नहीं पता गुरुजी का बरामदा कहाँ है?" अब मैंने कहा, "जी, मैं तो पेंट कर रहा था ना, ये काम तो मुझे उधर है गुरुजी का बरामदा, वो देख।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" उसने खूब काम करवाया मुझसे उस दिन और अगले दिन भी आधा। अब अगले दिन दरअसल वो बच्चों का कैंप लगने वाला था मेरे ख़्याल से, संडे नहीं था, बच्चों का कैंप था और काफ़ी सारे बच्चे आने वाले थे। तो एक हॉल था जिसमें आमतौर पे कोई रहता नहीं था, तो जगह नहीं हो रही थी, बच्चों को रखना पड़ रहा था। मच्छर बहुत थे, तो उन्होंने कहा मच्छरदानियाँ लगानी है पूरे हॉल पे, हॉल काफ़ी लंबा था और पुराने ज़माने की दीवार उसपे बीच-बीच में कील ठोको तो वो झड़ जाए प्लास्टर। तो मैं आया वहाँ थोड़ी देर में, तो मैंने कहा, "यार एक काम करो।" इन स मैंने छत देखा, छत पुराने स्टाइल की थी, लकड़ी बहुत थी। मैंने कहा, "ये जो इस पे बाँध देंगे बीच-बीच में और मच्छरदानियों को आपस में बाँधो, अलग-अलग नहीं, सबको इकट्ठा कर दो, आपस में बाँधो।" तो ये 15-16 मच्छरदानियाँ और उस किनारे कहीं एक बीम था ऐसे, इस किनारे भी था। मैंने कहा, "ये जो लकड़ी है, ये इस पे और ये ऊपर बीच में झूले नहीं, नीचे ना चला जाए, तो ये ऊपर बाँध देंगे।" ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया। एक ने पूछा, "ये कहाँ से आया आपके दिमाग में?" मैंने कहा, "यार ऋषि वैली में हम ऐसे करते थे।" ऋषि वैली में एक हॉल था और वो रेज़िडेंशियल है, मैंने कहा ऋषि वैली तो और वो मेरे पीछे खड़ी थी। वो विपस्सना टीचर और उसके 2 बच्चे वहाँ पढ़ते थे ऋषि वैली में। तो जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, वो मेरे को देख रही थी। "कौन-सा ऋषि वैली?" मैंने कहा, "एक स्कूल है साउथ में जे कृष्णमूर्ति जी का, कि वो ना मदनपल्ली के पास आंध्र प्रदेश में, वही?" मैंने कहा, "हाँ।" "आप थे वहाँ?" अब आप बोलने लगी, "आप थे वहाँ?" मैंने कहा, "हाँ।" "आप क्या कर रहे थे?" मैंने कहा, "मैं इंग्लिश पढ़ाता था।" तो उसको विश्वास नहीं आया कि ये इंग्लिश पढ़ाता होगा। अब वो मेरे पीछे-पीछे, मैं आगे आगे, वो मेरे पीछे-पीछे। फिर वो इंग्लिश में बोलने लगी, "व्हेन वर यू देयर एट ऋषि वैली?" तो मैंने बताया। अच्छा, आई सी। हू वाज़ द प्रिंसिपल? अब मैं इंग्लिश बोलने लगा तो उसको विश्वास तो आ गया। वो मेरे से दोस्ती करे। मेरे ख़्याल से उसको उसके लिए शॉकिंग ये था कि इसको जिसको हम मिस्त्री समझते रहे, ये आराम से पेंट करता रहा, इसने बताया नहीं अपने बारे में। अब इस बीच की थोड़ा चाय पिएँगे या मेरे बारे में सारी सूचना कि ये पहले प्रोफ़ेसर, उसने सबको बता दिया। तो मैनेजमेंट कमिटी की मीटिंग थी सेंटर की उसी दिन। वहाँ काफ़ी गणमान्य लोग शहर के आए हुए थे। उन सबको बता दिया ये तो प्रोफ़ेसर था, उसके बाद एक शांति निकेतन में रहा। अब सब उल्टा हो गया। पहले तो मैं था मिस्त्री, अब मैं बहुत रिस्पेक्टेबल हो गया कि इतना होने के बावजूद और इसने कुछ बोला नहीं और चुपचाप पेंट करता रहा 31 दिन। ये तो बहुत अद्भुत बात है। अब मैनेजमेंट कमिटी के जो वही ले गई मुझे कि आइए थोड़ा आपका परिचय कराऊँ और वहाँ कहने लगी कि ये हैं वो, उसने पहले ही बता दिया होगा मेरे बारे में और सारे खड़े हो गए कि आनंद जी आइए, आइए, बैठिए। मैंने कहा यार ये जगह मेरे मतलब की नहीं है, अब नोबडी नहीं रहा मैं यहाँ, जो प्रयोग होना था हो गया, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद तब मैं मैनेजर साहब को मैंने कहा यार मैं तो अब चलता हूँ यहाँ से। ख़ैर कुछ दिन मैं और रहा क्योंकि ये 3 दिन का था, ये छोटे बच्चों का, उसके बाद सत्ती पट्ठान होने वाला था। तो उन्होंने कहा सत्ती पट्ठान हो रहा है, तो मैंने कहा यार मैं उसको करके जाता हूँ। तो मैंने 7 दिन का होता है वो ध्यान शिविर, वो भी किया और उसके बाद तो वो मेरे लिए काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस रहा। नोबडी,
नोबडी वाला। और उससे मुझे जो सीखने को मिला, अहंकार के साथ जो काम करने का जो अनुभव था, मुझे तब समझ आया क्यों लाओ त्से बोलते हैं कि बिकम नोबडी। क्योंकि अगर आप नोबडी हो तो ये जो दुनिया की नज़र में रिस्पेक्टेबल होने के लिए जो आपको करना पड़ता है, अब वो सब गया, सब सरेंडर हो गया। तो सरेंडर हो गया, अब आप कौन हो? तो ऐसे मोमेंट्स में मेरे ख़्याल से तब आप कोई जुड़ाव महसूस करते हो, किसी अनंत से, कोई किसी बड़ी शक्ति से। और पता चल जाता है मुझे समबड़ी बनने की कोई ज़रूरत नहीं, दुनिया की नज़र महत्वपूर्ण नहीं है।